आज हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के जो अध्याय नंबर 1 है उसका भाग नंबर 4, जिसके अंतर्गत है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। बच्चों, पिछले 3 वीडियो में हमने इस जो पाठ का नाम है समानता, इसके अंतर्गत हमने 3 भागों के अंतर्गत इस पाठ पर चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे अब पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ये देख पाएंगे कि आपने जो 3 भाग पढ़े उनमें आप कितना समझ पाए। तो चलो चर्चा करते हैं। उससे पहले पुनः स्मरण करते हैं इस पूरे पाठ को इन बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहले है मताधिकार की समानता। बच्चों, सबसे पहले हमने प्रथम भाग में मताधिकार की समानता व समानता के अर्थ को समझा। उसमें 2 महिला थी जो घरेलू कामगार थी, कांता और सुजाता। उन दोनों की कहानी के माध्यम से हमने उस भाग 1 को प्रारंभ किया था और उसके माध्यम से हम समझा कि वास्तव में धरातल स्तर पर विभिन्न प्रकार की असमानताएं आज भी मौजूद है। और साथ में मताधिकार की समानता को भी समझे कि हमारे भारत में संविधान के अंतर्गत मताधिकार की समानता प्रदान की गई है। उसके अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में हमने पढ़ा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। फिर हमने पढ़ा भाग नंबर 2 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं हैं समाज में मौजूद हैं और मानवीय गरिमा का मूल्य, इसके बारे में भाग नंबर 2 के अंतर्गत हमने पढ़ा। एक बार पुनः स्पष्ट करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे आसपास के परिवेश में आज भी कई प्रकार की सामाजिक व आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं। इन असमानताओं को हमने 2 कहानियों के माध्यम से समझा। पहला था जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो बच्चे थे, दलित बच्चे थे, उनकी कहानी के माध्यम से समझा कि उनके साथ विद्यालय में किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा था जातिगत आधार पे। दूसरी कहानी थी अंसारी दंपति की, जिनके धर्मगत आधार पर उनके साथ भेदभाव हुआ कि वे विभिन्न जगह कमरा देखने गए, लेकिन किसी ने भी उनको उनका जो धर्म है उसके बारे में जानने के बाद में उनको कमरा नहीं दिया गया। तो दोनों धर्मगत और जातिगत आधार पर विभिन्न प्रकार की असमानताएं हम दोनों कहानियों के माध्यम से समझ पाए। और साथ में धर्मगत और जातिगत असमानताएं नहीं होती है, हमारे यहाँ पर लैंगिक असमानता भी देखने को मिल जाती है। लड़कियों और लड़कों में भेद किया जाता है। साथ में अमीर गरीब का भी भेद जो सदियों से चला रहा है वो आज भी चला रहा है। इन दोनों के बारे में हमने भाग 2 के अंतर्गत पढ़ा। भाग 3 के अंतर्गत जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसमें देखा हमने भारतीय लोकतंत्र में समानता व अन्य लोकतंत्रों में समानता को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और साथ में क्या असमानता हमारे देश में ही मौजूद है, क्या समानता के लिए संघर्ष दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलता, इसके बारे में हमने चर्चा की। दूसरे देशों के जो अन्य में लोकतंत्रों में जो समानता के मुद्दे हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की कि यूएसए में जो समानता के लिए संघर्ष पिछले कई सालों से अफ्रीकन और अमेरिकन जो मूल के जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा समानता के लिए संघर्ष किया गया और 1950 के अंतिम दशक में उनका समानता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। हमने वहाँ पढ़ा एक महिला रोजा पार्क्स, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन मूल की महिला थी। उसने किस तरह से एक गोरे अमेरिकन को सीट देने से मना कर दिया था और उसके बाद में वहीं से संघर्ष चालू हो गया। संघर्ष होने के बाद में 1964 में जाकर वहाँ की जो कार्यकारी संस्था है अमेरिका की, उसने जो उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था अफ्रीकन अमेरिकन मूल के लोगों के साथ, उस भेदभाव को 1964 के एक एक्ट बनाकर समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी वहाँ आज भी काफ़ी असमानताएं देखने को मिल जाती है। आज भी जो अफ्रीकन अमेरिकन मूल के जो लोग हैं वो आज भी गरीब है और साथ में जो उनके बच्चे हैं सरकारी विद्यालय में जाने का सामर्थ्य रखते हैं और जो अन्य अमेरिकन के जो बच्चे हैं जो अच्छे अच्छी स्कूलों में जाते हैं, निजी स्कूलों में, वहाँ काफ़ी सुविधाएं होती हैं, योग्य शिक्षक होते हैं। तो इस प्रकार की असमानताएं हमने तीसरे भाग के अंतर्गत पढ़ी और इसी भाग 3 में हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत किस किस प्रकार की समानताएं सभी लोगों को प्रदान की गई है और कौन कौन सी असमानताओं का प्रतिषेध किया गया है, मतलब भेदभाव को इस अनुच्छेद 15 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। तो बच्चों, पूरे पाठ को हमने 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया और हम समझ पाए कि हमारे भारत में समानता और असमानता किस प्रकार से विद्यमान है। तो चलो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो इस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है
उन पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि आपने अब तक क्या सीखा। तो चलो चर्चा करते हैं इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के पर। सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न लेते हैं हम, जो है लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। ये हमने प्रथम भाग में पढ़ा मताधिकार की समानता के अंतर्गत। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका हो उसको वोट देने का अधिकार है। उसके साथ किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, अमीर गरीब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार है। इसको हम किसके अंदर लेते हैं? इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता ही समानता पर आधारित होती है। तो लोकतंत्र में समानता के विचार को सभी जगह लोकतंत्र में समानता के विचार को फैलाने के लिए या विकसित करने के लिए यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आवश्यक है। तो चलो बच्चों दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है जो आप देख पा रहे हो स्लाइड पर कि संविधान के अनुच्छेद 15 को पुनः पढ़कर 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। हम सब जानते हैं भारत में आज भी काफ़ी प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं। उन असमानताओं को दूर करने का प्रथम प्रयास कौन करता है? हमारा कानून या हमारा संविधान, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। तो उन्हीं संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कुछ उपबंध किए गए हैं, कुछ उपबंध लिखे गए हैं, सरकार के द्वारा वो कानूनों का निर्माण किया गया है। उनके अंतर्गत ऐसे उपबंध के द्वारा असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। उन्हीं उपबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर जो विभिन्न प्रकार की जो कई दुकानें होती है विभिन्न बाज़ारों में, या सार्वजनिक भोजनालय होते हैं या होटल होते हैं, या सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान हैं, कौन कौन से स्थान, जैसे थिएटर है, विभिन्न प्रकार के जो पार्क हैं जहाँ पर बच्चे खेल कूदने के लिए जाते हैं, और भी अन्य प्रकार की सार्वजनिक स्थान हैं, अस्पताल है, स्कूल है, इनमें किसी के साथ में इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से? मूल वंश, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर सभी व्यक्ति वहाँ जा सकते हैं और उनका उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका विभेद कौन करता है? हमारा संविधान का अनुच्छेद 15। और किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा, मतलब उनके ऊपर कोई भी शर्त लागू नहीं होगी। वो स्वतंत्र रूप से उन जगहों का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने प्रथम पॉइंट के रूप में देखा अनुच्छेद 15 किस प्रकार से असमानता को दूर करता है। दूसरे इसी अनुच्छेद के दूसरे पॉइंट के रूप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से असमानता को दूर करता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर पूर्णतः या भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए, मतलब कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता। और साथ में जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उनके द्वारा पोषित, मतलब उनके द्वारा बनाया हुआ कोई भी चीज़ हो, चाहे कुएँ हो, हैंडपंप हो, तालाब हो, स्नान घाट हो, सड़कें हैं या सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थान जैसे हमने पढ़ा कि अस्पताल ना, कॉलेज, और जैसे डाकघर है, और विभिन्न प्रकार के जो पशुओं के लिए जो चिकित्सा केंद्र है, और भी जैसे सार्वजनिक पार्क हैं, बहुत सारी जगह हैं ऐसी जिनको सरकार संचालित करती है। इन पर कोई भी व्यक्ति इनके आधार पर जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। और विभेद का प्रतिषेध कौन करता है? हमारा संविधान का अनुच्छेद 15। और यह किसी निर्योग्यता और शर्त के अधीन नहीं होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी शर्त या निर्योग्यता के अधीन नहीं होगा। वो स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार से किसी अन्य लोगों द्वारा बाध्य नहीं किए जा सकते।
रोका नहीं जा सकता उनको, वो सभी उपयोग कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 15 के तहत इन 2 पॉइंटों के आधार पर असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है हमारे कानून के द्वारा। अब आगे प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार से मेल खाता है। बच्चों, हमने दूसरे जो भाग हमने प्रदर्शित किया था वीडियो के माध्यम से, उसमें विभिन्न प्रकार की असमानताएं बताई थी और उन्हीं असमानताओं में हमने 2 कहानियों का जिक्र किया था। एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित बच्चा था और एक अंसारी दंपति, दोनों के साथ एक के साथ जातिगत आधार पर और दूसरे के साथ धर्मगत आधार पर भेदभाव देखने को मिला। तो प्रश्न ये कह रहा है दोनों के अनुभव किस प्रकार से मेल खा रहा था, मतलब दोनों के साथ असमानता का व्यवहार किया गया तो दोनों को किस प्रकार का अनुभव हुआ और उनका जो अनुभव किस प्रकार से मेल खा रहा था। हम सब जानते हैं कि दोनों के साथ धर्मगत या जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से क्या खाता है, मेल खाता है, क्योंकि दोनों के साथ क्या किया गया था, दोनों के साथ असमानता का व्यवहार किया गया और दोनों को इसके असमानता के व्यवहार के लिए दोनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। दोनों ने हीन भावना से ग्रस्त हो गए दोनों, और ये सोचने लग गए क्या हम अन्य लोगों से अलग हैं, क्या हम उस सम्मान के हकदार हैं जो हम दूसरों को प्रदान करते हैं। ये कौन सोचने लग गए थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति। दोनों के साथ धर्मगत और जातिगत आधार पर भेदभाव देखने को मिला और दोनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। तो हमने ये इस प्रश्न के अंतर्गत देखा कि दोनों का जो अनुभव है वो मेल खाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान हमारे मूल अधिकारों का रक्षक है और संविधान के अंतर्गत ही हमें समानता का अधिकार प्राप्त है और समानता के अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। जैसा कि अनुच्छेद 15 में जो हमने पिछले प्रश्न में देखा, विभिन्न उपबंध दिए गए थे, विभिन्न प्रकार के विभेद का निषेध किया गया था। इसी प्रकार कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। इस कथनानुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता होती है समानता, जैसे पिछले भी हमने पढ़ा था। और अनुच्छेद 15 के तहत यह समानता का अधिकार अंगीकार किया गया है। इसके अनुसार राज्य के समक्ष, जो हमारे राज्य है या हमारे देश के समक्ष सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, गरीब, अमीर हो, सभी व्यक्ति राज्य के समक्ष समान है। राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता या भेदभाव का विभेद करता है, प्रतिषेध करता है। कौन करता है? राज्य। इसलिए लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है। कानून के समक्ष सभी लोगों को बराबरी का जो दर्जा दिया जाता है, ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर लोकतंत्र में समानता का अधिकार ही नहीं होगा, सभी लोग कानून के समक्ष बराबर ही नहीं होंगे, तो फिर वहाँ लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ? वहाँ तो फिर अराजकता फैल गई। तो हमने इस प्रश्न के अंतर्गत ये समझा कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है और ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू है। चलो प्रश्न 5 पर चर्चा करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना इसको और समझने की कोशिश करना। पहले है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। यह जो अधिकार अधिनियम है, केंद्र सरकार ने कानून बनाकर पारित किया। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद में कानून बन गया। और कानून कहाँ बनता है? कानून संसद में बनता है, जहाँ से लोकसभा और फिर राज्यसभा में कानून को सभी के समक्ष पारित किया जाता है और उसको अंतिम रूप कौन देता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में उसको अंतिम रूप दिया जाता है। इसी प्रकार एक कानून बना था। दिव्यांगजन कौन होते हैं? जो हम
कोई हाथ से या आँख से या बोलने में, सुनने में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो रही है तो वो दिव्यांगजन व्यक्ति होता है। अब उनके लिए केंद्र सरकार ने पहले से जो कानून चला आ रहा था उसमें कुछ और उपबंध जोड़े, वो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिला इस कानून के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत? इसके अंतर्गत है कि उनको सम्मान का अधिकार प्राप्त है, उनको सम्मान और समानता का अधिकार दोनों प्राप्त है, सम्मान के साथ जीने का और साथ में समानता का अधिकार प्राप्त है। किनको? दिव्यांगजन को, इस एक्ट के अंतर्गत। और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। और साथ में जो दिव्यांग व्यक्ति होता है उनका सभी जगह, सभी प्रकार से, चाहे निजी क्षेत्र में चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी के लिए प्रयास करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी। सरकार को उनको कुछ दायित्व सौंपना पड़ता है या उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनानी पड़ती है ताकि उनका सभी जगह भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। साथ में सरकार से उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। इस एक्ट के अंतर्गत ही उनको, जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देनी है और साथ में उनको जो मुख्य धारा है, स्कूलों की मुख्य धारा में जोड़ना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल कौन से? जैसे अस्पताल, डाकघर, पार्क, कोई भी हो सार्वजनिक स्थल जो सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं, जिसमें जैसे स्कूल भवन और आदि में ढलान बनाए जाने की आवश्यकता है, मतलब उनके लिए जो आसानी से वो पहुंच सके, ऐसी जगहों पर सुगमता से पहुंच सके, तो उनके लिए ढलान या अन्य सुविधाएं विकसित करने का प्रावधान कौन करता है? ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिससे कि वहाँ विकलांगों को पहुँचना सरल हो। ये एक्ट दिव्यांगजनों के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है। इसी में आगे हम देखते हैं, इसी प्रश्न के अंतर्गत एक चित्र दे रखा है। बच्चों, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप देख पा रहे हो कि एक बच्चा जो दिव्यांग है उसको चेयर पे बिठा के कुछ जो गार्ड हैं वो उसको चेयर को उठाते हुए सीढ़ियों से नीचे ला रहे हैं। अब इस चित्र के बारे में पढ़ते हैं कि चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे क्या किया जा रहा है, जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है? ये चित्र देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या इस एक्ट का सभी प्रावधान लागू हुआ? क्या सभी प्रकार की सुविधाएं इस एक्ट के बाद में विकसित हो पाई? वह भवन में आसानी से आ जा सके, उसके लिए क्या करना आवश्यक है? यह बच्चा आसानी से उस भवन में जा सके या आ सके, उसके लिए सरकार को ऐसा क्या करना था? उसे सीढ़ियों से उठाकर नीचे उतारा जा रहा है और उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? जब उसको सीढ़ियों से नीचे उतारा जा रहा है तो यह उसके सुरक्षा और उसके सम्मान को कैसे प्रभावित करता है? इसके बारे में ये प्रश्न है कि बच्चा जो कुर्सी पे बैठा है उसको विभिन्न गार्ड द्वारा सीढ़ियों से नीचे उतारा जा रहा है कुर्सी को पकड़ते हुए। तो इससे क्या हो रहा है? क्या उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा, साथ में उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत एक दिव्यांग व्यक्ति हेतु अनेक योजनाओं और सुविधाओं का विस्तार किया गया। जैसे कि हमने पढ़ा कि उसके लिए शिक्षा का या ढलान वाली आने जाने के लिए ढलान वाली ऐसी सुविधाओं का विकास करने हेतु इस एक्ट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी चित्र में दिखाए अनुसार उस बच्चे को जिस प्रकार से सीढ़ियों से नीचे उतारा जा रहा है, जैसे कि चित्र में देख पा रहे हो आप, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चे को किस प्रकार से सीढ़ियों से नीचे उतारा जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि इस सीढ़ियों से जब नीचे उतारा जा रहा है तो यह नहीं लगता है कि इस एक्ट के जो प्रावधान है वह उस प्रावधान के अनुसार सभी जगह दिव्यांगों हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है।
ऐसे व्यक्ति हेतु आसानी से आ जा सके। इस एक्ट के भाई ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग है और जो आसानी से आ जा सके, उसमें उस एक्ट में काफ़ी योजनाएं लाई गई है। और लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा इस चित्र में। उस एक्ट के अंतर्गत उस बच्चे के लिए, जो ऐसा बच्चा रोज़ कहीं आ जा रहा है, तो उसके लिए रैंप बनाया जा सकता था, उसके लिए लिफ्ट या अन्य सुविधाएं उसको दी जा सकती थी या उपलब्ध करवाई जा सकती थी। लेकिन इस प्रकार सीढ़ियों से उतारने के दौरान, लेकिन जिस प्रकार से उस बच्चे को सीढ़ियों से उतारा जा रहा था, उससे उस बच्चे को चोट भी लग सकती थी। क्या लग सकती थी? चोट। और इससे उस बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंच सकती है। वो अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है कि मेरे को किस प्रकार से उठाकर नीचे उतारा जा रहा है। और एक तो चेयर को खुद ही, अपनी चेयर को खिसकाते हुए रैंप से नीचे ले जाता और सम्मान के साथ अपनी जगह पे आ जा सकता था। लेकिन जब उसके ऐसे उसको नीचे उतारा गया तो सब लोगों की नज़र उस पर हो गई होगी, तो उसने अपने बारे में हीन भावना से वो ग्रस्त हो गया होगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस एक्ट में ऐसे बच्चों के लिए कई सुविधाएं प्रदान की गई है। तो उस एक्ट के अनुरूप क्या आज भी ऐसी सुविधाएं दी जा रही है? नहीं दी जा रही। उस एक्ट अनुरूप हमारे भारत में सभी जगह इस प्रकार की सुविधाओं का विकास पूर्णतया नहीं हो पाया है। जबकि इस एक्ट के तहत इन सभी बातों का ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। जबकि इस एक्ट में ये सभी प्रावधान है कि ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति के लिए इन सुविधाओं का विकास होना ज़रूरी है। तो हमने इस 5वें प्रश्न के अंतर्गत समझा। चलो बच्चों, तो हमने प्रश्नों पर चर्चा की, उनके उत्तर को आप समझ पाए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं शब्द संकलन पर। हमने जो 3 भागों के अंतर्गत अध्ययन किया इस पूरे पाठ का समानता के, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्द आपको देखने और सुनने को मिले होंगे। उनमें प्रथम शब्द आपने देखा या सुना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है और उसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। वो अगर 18 वर्ष का हो चुका है कोई भी व्यक्ति या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी जाति, धर्म, जन्म स्थान और वंश, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये तो सीधे साधे अर्थ में आप इसको समझ पाए होंगे। अब किताबी लैंग्वेज में अगर आप इसको याद करना चाहो तो कि यह लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके अनुसार सभी वयस्क जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हो चुके हैं, नागरिकों को वोट देने का क्या है? अधिकार है। चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। ये हमने क्या पढ़ा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न की जो शुरुआत ही है वो इसी के आधार पे की गई थी हम। अब दूसरा जो शब्द है वो आपने देखा सुना, गरिमा। इसके अंतर्गत हमने देखा कि हमको मानवीय गरिमा का जो मूल्य है उसका सम्मान करना चाहिए। हमने 2 कहानियों के माध्यम से पढ़ा था, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और जो अंसारी दंपति है, उनके साथ किस प्रकार से असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो उनके क्या है, आत्मसम्मान को इससे क्या हुआ? ठेस पहुंची। तो हमें सभी प्रकार के लोगों का सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि अपने आप को व दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। मतलब जैसे हम अपने लिए किसी दूसरे से सम्मान की अपेक्षा करते हैं, वैसे ही हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। फिर आगे है संविधान। आपने काफ़ी ये वर्ड सुना होगा, ये शब्द सुना होगा, कई बार देखा होगा संविधान। इसका जो किताबी भाषा में अपन याद करना चाहे तो वो इस प्रकार से होगा कि यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसमें विभिन्न प्रकार के जो नियम है सरकार द्वारा जो उनको निरूपित किया गया है और उनके आधार पर जो हमारे भारत देश की जनता क्या करती है? पालन करती है। जैसे आपके पिताजी जो आपके घर में विभिन्न प्रकार के कानून बनाते हैं, तो वो उनका संविधान हो गया कि उनके अनुसार
उनके जो अनुशासन के जो उन्होंने नियम बनाए, सुबह जल्दी उठना और भी कई कार्य उनके अनुसार करने पड़ते हैं हमें, तो वो क्या हो गया, उनका संविधान हो गया। अपने पापा का जो हमारे परिवार में संविधान उनके द्वारा संचालित हो गया। इसके अंतर्गत हम समझ पाए। आगे उन्हीं शब्दों में से है नागरिक अधिकार आंदोलन। इसके बारे में आप भाग 3 में आप समझ पाए होंगे। नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ सुना था? 1955 में जब ये संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम क्या हुआ था इसमें, रोजा पार्क्स जो एक महिला थी, उसने अपनी सीट क्या हुआ, गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। और वहाँ पर पिछले पुरातन काल से क्या हो रहा था, जो अमेरिकन जो लोग हैं, गोरे लोग, वो क्या करते थे, अफ्रीकन अमेरिकन मूल के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। तो जब वो महिला ने वहाँ से सीट देने से मना कर दिया, तभी से वहाँ समानता के लिए संघर्ष चालू हो गया। उसी को क्या कहा जाता है, नागरिक अधिकार आंदोलन। और इसी के आधार पर फिर 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था कि एक एक्ट बनाया और इस असमानता को उस एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। तो चलो पुनः पढ़ते हैं कि यह आंदोलन यूएसए में 1950 के अंतिम दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की गई। मतलब जो उनके साथ नस्लगत भेदभाव होता था उसको समाप्त करने के लिए और उनके समान जो दूसरे अमेरिकी लोग हैं उनके समान ही अधिकारों की इस आंदोलन के तहत क्या की गई, मांग की गई। तो बच्चों, आप इन पूरे पाठ के जो प्रश्न है और साथ में शब्द संकलन है उसको समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ इस पूरे पाठ को आप कंठस्थ याद कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।